वेलकम टू तेज सिविल्स। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एथिक्स में हम कुछ नए इनिशिएटिव्स लेके आएंगे, ठीक है। तो उसी के साथ हम आज आपके सामने आ गए हैं। एथिक्स का सिलेबस पूरा हमने डिस्कस कर लिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम ये करने वाले हैं कि एथिक्स के अंदर जो हमारे लेटेस्ट RAS मेंस 2026 के सिलेबस में जो भी 4-5 नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उन सभी टॉपिक्स की क्लास YouTube पे फ्री करने वाले हैं। साथ में उन टॉपिक्स के प्रॉपर A4 साइज के अंदर जो आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में जो नोट्स हैं वो भी आपको फ्रीली अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। ये चीज ये मान के चलिए कि अभी तक जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं कोई नहीं करवा रहा है इसको भी, ठीक है। किसी का ध्यान नहीं है एथिक्स के ऊपर जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि यहां पर हम काम करें। क्यों? क्योंकि आपने अगर पहले मेंस लिखा हुआ है या फिर पहले कहीं से तैयारी करी हुई है तो आपने कहीं ना कहीं दोस्तों एथिक्स के बारे में पढ़ रखा होगा। एथिक्स का जो पुराना सिलेबस उसको कवर एक बार तो कर रखा होगा, लेकिन जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं इनके बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज आपके पास अभी नहीं होगी, तो उसी वाइट स्पेस को अपन भर रहे हैं, ठीक है। इसमें अपन प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड आपको करा देंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एथिक्स के सिलेबस में ऐड हुए हैं, ठीक है। तो सिलेबस तो हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लास देख लेना, उसमें अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो क्या कर रखे हैं, डिस्कस कर रखे हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो पुराना सिलेबस और नया सिलेबस मोर और लेस टर्मिनोलॉजी के टर्म्स में सेम है। जैसे कि हमने इंडियन इकोनॉमी का देखा, वहां पे दिखने में पूरा सिलेबस ही बदल गया था, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बातें या फिर 70% बातें सेम ही थी। यहां पर अगर मैं बात करूं तो एथिकल कंसेप्ट रित एंड ऋण, जहां पर ये लिखा हुआ था कि रित और ऋण का नैतिक संप्रत्यय, उसके साथ में एक नया टॉपिक जोड़ दिया, इंस्पिरेशन फ्रॉम कर्मवाद, कर्मवाद से प्रेरणा, ठीक है। तो कर्मवाद क्या है? एक भारतीय नीति शास्त्र का कंसेप्ट है, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा इसके अंदर, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो ऐड किया है वो यहां पे किया है इधर थर्ड वाले पॉइंट के अंदर, जहां पर फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ, केवल लिखा था पहले इंटीग्रिटी, केवल सत्यनिष्ठा का लिख रखा था दार्शनिक आधार, अभी 2 टर्म्स इसमें और ऐड कर दी, वो है इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप, यानी कि आपकी निष्पक्षता और असंलिप्तता या फिर अपक्षपात कह लो, पक्षपातिता नहीं होना कह लो, ठीक है। तो ये एक सेकंड टॉपिक है जो कि ऐड किया गया है। ऑल्दो कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है, जनरली भी हम इम्पार्शियलिटी और इसको नॉन पार्टिसिपेट को पढ़ते ही हैं, लेकिन क्योंकि इसका भी फिलोसॉफिकल बेसिस पढ़ना है तो हमें डिटेल में जाके किस किस फिलोसोफर ने इसके बारे में क्या क्या कहा है वो सारी बातें पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद तीसरा टॉपिक जो कि काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो यहाँ पे ऐड किया गया है वो है लिबरल सोसाइटी, ट्रांसपेरेंसी, मीडिया एंड ब्यूरोक्रेसी, यानी कि उदार समाज, पारदर्शिता, मीडिया और नौकरशाही। ये टॉपिक क्या है सर? ये टॉपिक ये है कि वर्तमान में जो हमारा उदार समाज है उसमें ट्रांसपेरेंसी का क्या रोल है, उसके अंदर मीडिया का क्या रोल है, मीडिया एथिक्स यहां पर आ जाएगी पूरी पूरी, जो कि अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं थी, और उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही का क्या रोल है। फिर इसके बाद इन तीनों में आपस में इंटर रिलेशन, कि ट्रांसपेरेंसी कैसे मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्यूरोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे मीडिया ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो प्रभावित करती है, इस तरह की चीजें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है जो कि ऐड हुआ है सिलेबस का। फोर्थ टॉपिक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस कंसाइंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, यानी कि प्रशासनिक नीति निर्माण के अंदर कृत्रिम बौद्धिकता और अंतर विवेक, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। बहुत ही इनोवेटिव टॉपिक, आरपीएससी ने कई जगह पर AI को जो है वो ऐड किया है, ठीक है। इस टॉपिक को हम देखेंगे भी कि आरपीएससी को ये टॉपिक सिलेबस में डालने का आइडिया कहां से आया, क्या यूपीएससी का कोई PYQ था जहां से आरपीएससी को आइडिया आया था, तो वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं कि पहले हम देख लेंगे कंसाइंस क्या होता है, उसका क्या रोल है, फिर हम देख लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, और फिर दोनों में कंपैरिजन पढ़ लेंगे जो हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। और साथ में इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। इसके बाद जो एक और टॉपिक, 5वां टॉपिक ऐड हुआ है सिलेबस के अंदर, वो हुआ है इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी वर्सेस वैल्यू रैशनैलिटी, यानी उपकरण परक बौद्धिकता बनाम मूल्य परक बौद्धिकता। एक्चुअली क्या है, मैक्स वेबर ने कुछ रैशनैलिटीज बताई थी, वहां से टॉपिक उठा है इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी, यानी कि जो आपको बोलती है कि आप जो काम करो वो एफिशिएंसी के साथ करो, आप ये देखो कि जो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो उससे कितना एफिशिएंटली आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा।
वो तो शॉर्ट में होती है इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी। जबकि वैल्यू रैशनैलिटी का मतलब होता है कि जो भी आप काम करो वो ये मत देख के करो कि उस काम से कितनी एफिशिएंसी होगी, कितना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ये देख के करो कि वो काम अपने आप में कितना सही है एथिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, कि ये करना सही है इसलिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बेसिक बात मतलब है इस टॉपिक का। ठीक है, तो कुल मिला के ये 5 टॉपिक अगर मैं कहूं कि नए ऐड हुए हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ लेंगे, प्रशासनिक निर्णय में कृत्रिम बौद्धिकता बनाम अंतर्विवेक, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं। उसके बाद मतलब वीक में एक क्लास मान लो या कभी कभी वीक में 2 क्लास भी मान लो, वीकेंड्स के अंदर आपकी आ जाएंगी और बाकी टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर कर लेंगे। जैसे कि इसके बाद हम ये वाला कर लेंगे क्योंकि ये और बड़ा टॉपिक है आपका, उदार समाज वाला एक क्लास में कर लेंगे। फिर ये कर्मवाद और निष्पक्षता भले हम दोनों मिला के किसी एक क्लास में कर लेंगे, बिकॉज कोई इतने बड़े टॉपिक ये नहीं है, दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, दोनों हम एक साथ कर लेंगे और फिर एंड में हम ये वाला टॉपिक कर लेंगे एक क्लास के अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके 4 क्लासेस हम YouTube पे फ्री कर लेंगे, सारे सब क्लासेस के आपको इंग्लिश और हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, साथ के साथ अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई एथिक्स अच्छी लगती है, आपको पढ़ने में लगता है कि नहीं हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो अकॉर्डिंगली हम इसका कोर्स लॉन्च कर देंगे एथिक्स का फाउंडेशन बैच का। एकदम आपको पता है कि तेज सिविल्स में एकदम मिनिमल प्राइस में आपको कोर्स दिए जाते हैं, तो इसका हम कंप्लीट एथिक्स का कोर्स कर देंगे जिसके अंदर आपको नोट्स प्लस सारी क्लासेस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ के लिए अभी आपको नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर जो हमारा हेल्पलाइन है वहां पर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी डिस्कशन करने के बाद हम हमारा जो पहला टॉपिक है इस सीरीज का, जहां पर हम एथिक्स के नए टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस कंसाइंस। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम जो सारे कीवर्ड्स हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग क्या होती है, प्रशासनिक निर्णय निर्माण होता क्या है। प्रशासनिक निर्णय निर्माण का सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि एक प्रशासक है या फिर एक प्रशासक की टीम है, उसको अगर कोई काम करना है, कोई गोल अचीव करना है, तो क्या करेगा, वो सबसे पहले समस्या की पहचान करेगा। ठीक है, क्या है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। पहले देखेगा कि सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, क्या मेरी नीड है जो मुझे फुलफिल करनी है। फिर उसके बाद उसके बारे में वो जानकारी जुटाएगा कि जो भी ये प्रॉब्लम है उसके बारे में देखूं तो सही में कि क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या करेगा, वो देखेगा कि अब जो मुझे समस्या सॉल्व करनी है या फिर जो मुझे गोल अचीव करना है उसको लेकर क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि मान के चलो कि एक एसडीएम को अगर एक जिले के अंदर या फिर अपने उपखंड के अंदर उद्योगों को बढ़ावा देना है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना है, तो पहले वो देखेगा कि भाई मेरे क्षेत्र में अभी तक उद्योगों का विकास क्यों नहीं हुआ, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कि लोगों को क्या औपचारिक ऋण नहीं मिल पा रहा है, क्या लोगों को जमीन नहीं मिल पा रही है, या फिर लोगों को परिवहन नहीं मिल पा रहा, भंडारण नहीं मिल पा रहा, या फिर क्या चीज़ है जो प्रॉब्लमेटिक है। फिर जो जो प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन जुटाएगा कि अगर मान के चलिए कि मेरे यहाँ पे लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा, तो वो लोन क्यों नहीं मिल रहा, क्या बैंक्स अवेलेबल नहीं है, या फिर बैंक तो अवेलेबल है पर लोगों के पास कागज नहीं है। ठीक है, ऐसी जानकारी जुटाएगा। फिर उसके बाद वो सॉल्यूशंस देखेगा कि क्या क्या सॉल्यूशन है, कि क्या मैं एक कैंप लगा दूं जहां पर लोग आके अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकें अपने उद्योग का, या फिर अपने बैंक खाता खुलवा सकें, ऐसे वैकल्पिक समाधान वो देखेगा। फिर उसके बाद वो देखेगा विकल्पों का मूल्यांकन कि जो जो उसके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो कितने सही हैं लीगल टर्म्स में, कितने सही हैं एथिकल टर्म्स में, कितने सही हैं फाइनेंशियल टर्म्स में। क्या पता वो ऐसा डिसीजन लेना चाहे उसके लिए बजट ही नहीं है उसके पास, ठीक है, ऐसा डिसीजन ले रहा है जिससे कि कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, कुछ को नुकसान हो रहा है, तो वो सब चीजें क्या करेगा, वो इवेल्युएट करेगा। उसके बाद एंड में कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका चुनेगा। ये होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका कितना रोल है, और जो आपका कंसाइंस है, आपकी अंतरात्मा है, उसका कितना रोल है, इसे हमें आज समझना है। ठीक है, हम सब समझ लेंगे अंतरात्मा क्या होती है, तो अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, एकदम चिल होकर क्लास करना। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो रहा है तो वो डिसीजन एथिकल है या नहीं है, वो डिसीजन नैतिक है या नहीं है, तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए उस डिसीजन के अंदर। तो देखो ये सारे हमने 8-9 गुण आइडेंटिफाई करें। तो कोई भी जो डिसीजन है, पहली बात तो ये है कि वो वैध होना चाहिए, उसमें लीगलिटी होनी चाहिए, वो कानूनी रूप से वैध होना चाहिए जो भी आप
डिसीजन लेने वाले हो वो संविधान, कानून, एसओपीज के अनुरूप होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें निष्पक्षता और न्याय का गुण होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी एक पक्ष को वो ज्यादा फायदा दे रही है, किसी दूसरे को वो कम फायदा दे रही है, ठीक है। तीसरी चीज, उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए कि भाई जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो वो सभी को दिखना चाहिए आप क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कोई टेंडर प्रोसेस कर रहे हो और घर घर में बैठ के आपने टेंडर कर लिया, वो चीज नहीं करनी। चौथी चीज, आपका जो डिसीजन है उस पर आपकी जवाबदेहिता होनी चाहिए कि अगर कल को जो आपने डिसीजन लिया है उससे जो भी पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा उस पर आप अकाउंटेबल हो उस डिसीजन को लेकर, ठीक है। पांचवी चीज, ईमानदारी से काम करना है। ऐसे नहीं कि आप जो है अपना पे आपने पैसा कमा लिया, ठीक है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बीइंग ट्रुथफुल आपको होना चाहिए। सार्वजनिक हित उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट को आपको देख के ध्यान रखना है, ठीक है। अगली चीज, उसमें ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। जो भी सेट ऑफ रूल्स लॉज हैं वो सभी पे एक रूप से लागू होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत ही बढ़िया पॉइंट है आनुपातिकता, प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या होती है यार? मतलब बाकी सारे टर्म्स तो मोर और लेस अगर आपने एथिक्स पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, लेकिन ये प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, आनुपातिकता क्या होती है वो समझो, ठीक है। आनुपातिकता का मतलब क्या होता है? आनुपातिकता का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए आप कोई हार्ड डिसीजन ले रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जैसे मान के चलिए आपको धारा 144 नहीं, जो भी अब बीएनएस की धारा है, जैसे कि आप कर्फ्यू लगाते हो, वो कर्फ्यू आपको लगाना है, ठीक है। तो वो कर्फ्यू अगर आपको लगाना है, आपको एक हार्ड स्टेप लेना है, तो आपको देखना पड़ेगा पहले कि क्या वैसी सिचुएशंस बन रही हैं कि नहीं बन रही, ठीक है। यानी जो सिचुएशन बन रही, क्या पता नॉर्मल लाठीचार्ज से या नॉर्मल अपील करने से ही वो सिचुएशन सॉल्व हो जाए, लेकिन आप फिर भी फालतू ही धारा, जो बीएनएस की धारा है वो लगा रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या देखना है? ये चीज देखना है कि जो मैं हार्ड डिसीजन ले रहा हूं वो आनुपातिक रूप से सही है या नहीं है, ठीक है, कि भाई जरूरत है या नहीं है उसकी। जैसे गवर्नमेंट है, आज गवर्नमेंट बोलती है कि यार राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, लेकिन मेरे पास पूरा राइट है किसी की भी जो चैट है वो पढ़ने का, किसी के भी फोन कॉल को रिकॉर्ड करने का, ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन मान के चलो कि गवर्नमेंट जो है इस जो प्रावधान है इसका मिसयूज कर रही है अपने अपोजिशन पार्टी के लोगों की बात को सुनने के लिए या फिर उनकी रणनीति जानने के लिए, तो क्या है? ये आनुपातिकता का उल्लंघन है कि गवर्नमेंट जो जिस चीज को लेकर उनके पास पावर्स आई थी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाकर कोई और उसका मिसयूज कर रही है। तो आनुपातिकता क्या है कि जो भी आपका डिसीजन हो वो आवश्यक और उद्देश्य प्राप्ति के लिए उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड वेट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलर्ट आ रहा है, देखो। हाँ, ये सभी के फ़ोन में आ रहा है सर, अभी ये को टेस्टिंग चल रही है इनकी, ये एनडीएमए की टेस्टिंग है सर। हाँ देखिए लाइव क्लास के अंदर ये देखिए लाइव क्लास हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का कितना बढ़िया क्लास में डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया सर, एथीसी क्लास में एनडीएमए का अलर्ट आ गया कि कभी भी कुछ होगा तो भूकंप आएगा तो ऐसे अलर्ट आ जाएगा मोबाइल पे। ये टेस्टिंग चल रही है, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल पे भी आए तो उसको बस पढ़ लेना कि रियल अलर्ट है या टेस्टिंग अलर्ट है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके डिसीजन में क्या होना चाहिए? मानव गरिमा और सम्मान होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका डिसीजन है वो ह्यूमन जो आपकी गरिमा है और जो सम्मान है उसको बनाए रखे। इसके अलावा प्रभावशाली होना चाहिए, आपका डिसीजन पॉजिटिव होना चाहिए जिससे कि जो आप चाहते हो वो आपको अचीव हो जाए, ठीक है। तो ये जैसे आप ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ ये बातें आपको इसलिए याद रखनी है कि कभी भी ऐसा कोई सवाल आएगा ना कि एआई की क्या कमी है या फिर किसी भी चीज की कमी प्रशासनिक निर्णय पर आएगी तो आप इस पॉइंट्स को लेकर अपना एक डायमेंशन बना सकते हो कि जो भी हम काम करने वाले हैं कि एआई की वजह से मान लो मानवीय गरिमा या सम्मान का नुकसान हो रहा है तो आप बोल दोगे कि नहीं ये डिसीजन नैतिक नहीं है, या फिर जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसमें आनुपातिकता का उल्लंघन आपको दिख रहा है तो ये आप लिख सकते हो। या फिर कोई भी डिसीजन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये ट्रांसपेरेंसी को फॉलो नहीं कर रहा, तो वहां पर आप क्या बना सकते हो? इन फॉर्डर पॉइंट्स का यूज करके एक अपना एज पर क्वेश्चन पॉइंट बना सकते हो। तो ये वहां पर काम आती हैं चीजें, ठीक है, कि जल्दी जल्दी जब आपको सोचना होता है ना एग्जाम में तो ये सारे डायमेंशन अगर आपको पता है कि किसी भी प्रशासनिक नीति निर्माण को हमें इन डायमेंशंस पे लेके इवेल्युएट करना है तो अब ये काम आएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आएगा ऐसी कोई संभावना नहीं है, मतलब बहुत कम संभावना है इस चीज़ की। सेम यही बात इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। नोट्स तो वैसे भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके पास अवेलेबल हैं ही, ठीक है। कोशिश ये करो कि पहले नोट्स पेपर निकालो फिर क्लास लो, जिससे कि आप नोट्स में कुछ कुछ बातें टिक भी करते जाओगे, जो जो आपको समझ में आ रही है या फिर कुछ लिखना होगा तो साथ में लिख भी सकते हो।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन क्या होता है, एक अच्छा एथिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कैसा होता है। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है मेरा एआई वर्सेस कंसाइंस। तो पहले हम ऐसा करते हैं, कंसाइंस को समझ लेते हैं। देखिए कंसाइंस की वैसे तो हिंदी अंतरात्मा होती है, लेकिन सिलेबस में अंतर्विवेक दिया हुआ है। ठीक है, क्या होती है? अंतरात्मा होती है, लेकिन सिलेबस में लिखा हुआ है अंतर्विवेक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो क्वेश्चन में वर्ड यूज करेगा आपको आंसर में वही वर्ड यूज करना है, हिंदी मीडियम के बच्चों। ठीक है, जो क्वेश्चन में उसने वर्ड यूज करा, अंतरात्मा करा तो अंतरात्मा करेंगे, और अंतर्विवेक करा तो अंतर्विवेक करेंगे। दोनों लगभग सेम बातें हैं, इंग्लिश में कंसाइंस ही बोलते हैं। अब सबसे पहली बात कि ये कंसाइंस क्या होती है। अंतरात्मा, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, कभी भी आपको कुछ होता होगा तो यार, जैसे मान लो अगर आप कोई गलत काम करने वाले हो तो आपको अंदर से कभी फील होता है कि यार नहीं यार, ये मेरे को नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे मान के चलिए कि अगर आप कोई किसी को दुख देना चाह रहे हो या फिर किसी को परेशान करना चाह रहे हो, तो कभी अंदर से आती है ऐसी आवाज़, अरे नहीं यार मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर कभी किसी आप पुलिस वाले को रिश्वत देने वाले हो कि यार गाड़ी पे उसने अपने को पकड़ लिया, अपन ने कोई गलती करी है, हेलमेट नहीं पहन रखा, अब मेरे को पता है कि चालान तो बनेगा 2000 का, पर इसको मैं 200 रुपये दे दूंगा तो काम बन जाएगा। तो क्या लगता है, एक बार मन से आवाज़ आती है कि नहीं यार ये रिश्वत देना सही नहीं है और हम RAS के एस्पिरेंट हैं, हम लोग ही ऐसा करेंगे तो फिर कैसे देश चलेगा। ठीक है, तो वो जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है जब भी आप कोई गलत काम करने वाले हो, ठीक है, वो आवाज़ जो आपको रोकती है वो क्या है? वो अंतरात्मा है। यानी क्या है? वो आपकी एक नेचुरल एबिलिटी है। ठीक है, आपकी नेचुरल एबिलिटी है जो कि आपको एथिकल राइट और एथिकल रॉन्ग की पहचान करने में मदद करती है। ठीक है, तो अंतरात्मा क्या है? अंतरात्मा आपकी नेचुरल एबिलिटी है, आपका इंटरनल मोरल कंपास है, आपका आंतरिक नैतिक मार्गदर्शक है। और क्या होता है? ये व्यक्तिपरक जागरूकता है आपकी। हर आदमी की अंतरात्मा अलग होगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपकी व्यक्तिपरक जागरूकता है जो आपको नैतिक रूप से सही और गलत के बीच अंतर करने की एक स्वाभाविक क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, ये सिर्फ आपको, जैसे मैंने बताया कि गलत को रोकती है, साथ साथ में आपको अच्छा काम करने के लिए प्रमोट भी करती है। जैसे कि मान के चलिए आप कहीं से जा रहे हैं और आपने किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति को देखा, आपने देखा सड़क पे कि यार इसकी हालत तो बहुत ही खराब है, तो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि यार मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो वो क्या है? आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि आपको कोई एथिकल काम करना चाहिए, आपको उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अंतरात्मा गलत काम को तो रोकती है और सही काम को प्रमोट करती है। ठीक है, बाकी अभी हम देखते हैं अंतरात्मा के बारे में ना, ये पॉइंट्स देखेंगे। इसके अलावा पहले एक और चीज देख लेते हैं, अंतरात्मा का किसी अन्य सिद्धांत से रिलेशन। तो आप सभी लोगों ने बिहेवियर के अंदर एक पढ़ा होगा सिगमंड फ्राइड का इड, ईगो और सुपर ईगो, पढ़ा था ना? इड, ईगो और सुपर ईगो। इड में क्या था कि जो भी आपकी काम वासना वाली भावनाएं, जो भी आपकी भौतिकतावादी भावनाएं हैं आपके मन में जो उत्पन्न होती है, वो सब इड होती हैं। ठीक है, यानी कि इड से वो भावनाएं आती हैं आपके मन के। ठीक है, और एक पार्ट था आपका सुपर ईगो, मन का, जो कि आपको सारी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए कहता है। ठीक है, और उसके दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है, जो आपका डिसीजन होता है, वो आपका इड और वो आपका ईगो होता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ रखा है। तो उसके अंदर जो सुपर ईगो वाली बात थी ना, सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत में जो सुपर ईगो था, वो क्या है? एक तरीके से आपकी अंतरात्मा ही है। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ने बोला है कि अंतरात्मा वास्तव में सुपर ईगो का ही मूल घटक है। ठीक है, और व्यक्तित्व के 3 घटक आपने पढ़े ही हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। उसमें सुपर ईगो वाला जो घटक है आपका, वही आपकी अंतरात्मा है, ऐसा सिगमंड फ्राइड कहते हैं। तो इसको भी आप क्वेश्चन में कहीं पर इंट्रोडक्शन में अगर अंतरात्मा पे कोई आता है तो इसको आप यूज कर सकते हो कि सिगमंड फ्राइड ने अंतरात्मा को सुपर ईगो का मूल भाग माना था। ठीक है, अब मान के चलो मेरे पास एग्जाम में कभी भी कंसाइंस का रोल आता है या फिर नॉर्मल मुझे कभी भी कंसाइंस के बारे में कहीं भी लिखना है, तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूं कि अंतरात्मा, ठीक है, ऐसे बना दूंगा मैं, मान के चलो अंतरात्मा रोकती है अनैतिक निर्णय, और यहां लिख देंगे बढ़ावा देती है नैतिक निर्णय। ठीक है, और फिर इसके अंदर नीचे में ऐसे करके पॉइंट नंबर 1 2 3, यहां पर भी पॉइंट नंबर 1 2 3,
ऐसे करके एक फ्रेमवर्क बना सकता हूं अगर अंतरात्मा पे कोई क्वेश्चन आता है तो अभी हम देखते हैं पहले अंतरात्मा का पॉजिटिव साइड, यानी अंतरात्मा कैसे आपके अनैतिक, पहले नेगेटिव साइड देख लेते हैं, कैसे अंतरात्मा आपके अनैतिक आचरण को रोकती है। तो पहली चीज तो वही कि जो भी अगर आप कोई गलत काम करने वाले होते हो तो उसका आपको क्या हो जाता है, बोध हो जाता है कि यार नहीं, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो यहां पे और हम लिख सकते हैं वो है गलती का एहसास। कभी हुआ है आपको, आपकी कोई मिस्टेक हुई है, उसका आपको रियलाइजेशन हुआ है कि यार नहीं यार ये मैंने गलत कर दिया। जैसे मान के चलिए कई बार हम गुस्से में होते हैं, क्रोध में होते हैं और हम किसी को कुछ सुना देते हैं, हम कड़वे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। बाद में क्या होता है, हमको खुद को फील होता है कि नहीं यार मुझे इतना खराब उस व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए था, या फिर मैंने मान के चलिए कोई डिसीजन ले लिया ऐसा कि मैंने किसी को रिश्वत दे दी और बाद में मुझे फील हो रहा है कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, अंतरात्मा की वजह से हो रहा है। गलती का एहसास करवाती है अंतरात्मा, जिससे क्या होगा कि अगली बार आप उन चीज़ों को ध्यान रखोगे, वो गलत काम आप नहीं करोगे। तो एक तो काम जब आप गलत काम करने वाले हो उससे पहले भी आपको रोक देती है, और लेट्स से आपने गलती कोई कर दी तो उसके बाद उस गलती का जो एहसास है, जो रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक है, वो भी आपको आपकी कंसाइंस अंतरात्मा करवाएगी। इसके बाद क्या होगा, आंतरिक असुविधा होगी। जब भी आप कुछ गलत काम करने वाले होंगे ना तो आपको एक गिल्ट फीलिंग देगी अंतरात्मा, नहीं यार ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो बेचैनी होगी आपको अंदर से अगर गिल्ट फीलिंग होगी, अगर आप कोई गलत काम करने वाले हो। आंतरिक संयम देगी आपको, ठीक है, आपको एक आंतरिक संयम देगी। मान के चलिए कोई बहुत ही हीटअप की सिचुएशन है पर आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपकी अंतरात्मा वो करना आपको अलाउ नहीं करती है, ठीक है। तो आंतरिक संयम देती है। ठहराव और आत्मचिंतन, वही चीज़ अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हो आप जहां पर आपको कोई डिसीजन लेना है तो वहां पर आपकी अंतरात्मा आपको एक रिलैक्स मूवमेंट प्रदान करेगी कि बेटा ध्यान से सोच लो पहले कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। तो वो भी क्या कर रही है, आपको अंतरात्मा प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि आपका अनैतिक आचरण रुक रहा है। सही चुनाव, ठीक है, वही चीज़ की गलत आचरण को छोड़कर सही आचरण का चुनाव करने में आपको मदद करेगी, ठीक है। फिर इसका पॉजिटिव सेंस देख लेते हैं कि सही का बोध करवाएगी आपको कि कोई भी अगर मान के चलिए सिविल सर्वेंट है, उसको किसी भी ऐसा कोई डिसीजन है जहां पर किसी कमजोर व्यक्ति का फायदा हो रहा है तो उसको उसके अंतरात्मा प्रमोट करेगी। या फिर इवन पर्सनल लाइफ के अंदर भी आपको अच्छे काम करने का जो मोटिवेशन मिलता है अंदर से, या फिर मैं कहूं पढ़ने का भी देख लो, पढ़ने की भी अगर मैं बात करूं तो पढ़ने का आपको अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप बैठ के रील चला रहे हो तो बीच में अंदर से आवाज आएगी, नहीं बेटा पढ़ ले, बहुत हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपको सही का बोध करवाएगी। आंतरिक स्वीकृति प्रदान करेगी, जो भी आप सही काम करने वाले हो उसको लेकर आपको अंदर से आवाज आएगी, नहीं यार मैं सही कर रहा हूं, ठीक है, मैं सही कर रहा हूं, ये आवाज आएगी अंतरात्मा की वजह से। आपको सद्गुणों के लिए प्रेरित करेगी, जैसे कि ईमानदारी, दयालुता एक्सेट्रा। आपके निर्णय का मार्गदर्शन करेगी, ठीक है, आपके विश्वास को बढ़ाएगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपको जब भी कोई नैतिक दुविधा की सिचुएशन होगी, एथिकल डायलेमा हमारे सिलेबस में ये टर्म है, इसका मतलब क्या होता है कि हम कोई ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर हमें दो या दो से अधिक ऐसे विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है, और हमें यह पता है कि किसी भी एक विकल्प का चयन करने से आपको पूर्ण नैतिक संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होगी। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि आपको मैंने बोला कि मॉर्निंग वॉक कर लो सुबह या सुबह बैठ के पढ़ लो, दोनों अच्छी बातें हैं कि नहीं है, दोनों अच्छी बातें हैं, दोनों के अपने गुण हैं। अब आपको सुबह उठ के सोच रहे हो कि यार मॉर्निंग वॉक पे जाऊं या पढ़ लूं, तो क्या है, दोनों आप पॉजिटिव के अंदर सोच रहे हो, दोनों ही सही चीजें हैं, पर दोनों में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो ना। तो कंप्लीट एथिकल जो सेटिस्फेक्शन है वो तो नहीं मिलेगा आपको किसी को सिलेक्ट करने से। तो ये आपकी नैतिक दुविधा की सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करेगी आपको, आपकी अंतरात्मा आपको जो है डिसीजन लेने में गाइड करेगी। या फिर मैं प्रशासन में बात करूं तो लेट से मान के चलिए कि किसी व्यक्ति है, एक बहुत अच्छी केस स्टडी आई थी, मतलब मैंने कहीं पढ़ी थी कि शायद यूपीएससी में आई थी, कि एक व्यक्ति है वो नॉर्थ ईस्ट के कहीं क्षेत्र में काम कर रहा है, वहां पर डिजास्टर आया हुआ है। अब वो उस जिले में डिजास्टर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी है, ठीक है, वो सभी को जो है मैनेज कर रहा है चीज़ों को, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और वहीं पर केरल में गाँव में उसकी मदर एक्सपायर हो जाती है, ठीक है, लास्ट राइट्स करने के लिए उसका कोई भाई बहन अवेलेबल नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे, वो अपनी मदर की जो उसकी राइट्स है कि उसका एक बेटा आके उसके लास्ट राइट्स को जो है वो पूरा करे, अंतिम जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करे, या फिर वो जो है यहाँ पर लोगों के अधिकार, लोगों के जीवन को बचाए। दोनों ही जगह क्या है, बहुत ही ज़्यादा एथिकल डायलेमा की सिचुएशन है। तो इसमें वो क्या चूज करे,
ठीक है, तो ये आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि ऐसी सिचुएशन में किसी व्यक्ति को क्या चूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये एथिकल डायलेमा है, यहाँ पर आपको आपकी अंतरात्मा बताएगी, ठीक है, कि आपको अपने घर जाना है या फिर यहाँ रह के लोगों की मदद करनी है। ठीक है, तो वही है, कभी ये सारे अंतरात्मा का आपका दोनों बातें हो गई। अब अंतरात्मा जो है एक ये कहीं पर आपको कंक्लूड करना हो तो ये लिख सकते हो, अंतरात्मा हमारे भीतर का मौन प्रहरी है जो हमें गलत को रुको और सही को चलो कहती है, यानी स्टॉप एंड गो। सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है, कंसाइंस इज द साइलेंट गार्जियन विद इन अस दैट सेज स्टॉप टू रॉन्ग एंड गो टू राइट। ठीक है, चलिए अब कंसाइंस पे कभी भी आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो एथिक्स में मैंने क्या बोला भैया, 3 चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए। पहली चीज प्रिंसिपल, दूसरी चीज इंटरलिंकेज और तीसरी चीज आपके एग्जाम्पल एंड कोट्स। तो भैया कोट्स देख लेते हैं आपके कंसाइंस से रिलेटेड। तो एक बहुत ही बढ़िया कोट जिसको आप कंसाइंस में कहीं पर भी आपका कंसाइंस हो जाए, इस कोट को आप यूज कर सकते हो महात्मा गांधी को, कि देयर इज ए हायर कोर्ट देन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड दैट इज द कोर्ट ऑफ कंसाइंस, इट्स सुपरसीड ऑल अदर कोर्ट्स। यानी कि महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी न्यायालय की अदालतें हैं उनसे भी बड़ी एक अदालत है, वो है अंतरात्मा की अदालत। यानी कि न्यायालय जो है वो तो सब आपके बाहरी चीजों में दे सकते हैं, कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, किसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आपकी अंतरात्मा वो तो इन सभी न्यायालयों से बड़ी है, जो कि आपको तुरंत फील करवा देगी कि कौन सा डिसीजन कितना सही है कौन सा डिसीजन गलत है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का एक कोट आप कहीं भी यूज कर सकते हो, या फिर एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, नेवर डू एनीथिंग अगेंस्ट कंसाइंस इवन इफ द स्टेट डिमांड्स इट, कि राज्य कहे ना तभी भी आपको अपनी अंतरात्मा के खिलाफ कभी कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर आपका अंतरात्मा अलाउ नहीं करती मत करो कोई काम। आपने देखा होगा ऐसे बहुत लोग होते हैं, अगर उनकी अंतरात्मा वो काम करने के लिए अलाउ नहीं करेगी ना तो वो काम वो नहीं करेंगे, चाहे नरेंद्र मोदी कह दे या फिर चीफ मिनिस्टर कह दे। ठीक है, तो ये वाली वो चीज़ है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल डाल सकते हो अशोक खेमका जी का, ठीक है, कि इतने ट्रांसफर हुए इतना प्रेशर हुआ पर उन्होंने अपने अंतरात्मा ने जो कहा ईमानदारी को अपना के रखा। TN शेषान का एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, जिन्होंने अंतरात्मा को लेकर काम किया। फिर अदर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है महात्मा गांधी जी का। आप सभी लोगों ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। उस समय क्या हुआ, बहुत ही पीक पे था ये मूवमेंट असहयोग आंदोलन, पूरा जो लगभग जहां जहां पर असहयोग आंदोलन आ चुका था वहां पर जनता पूरी पीक पे थी। उसी समय पे एक घटना होती है चोरा चोरी हत्याकांड, जहां पर पुलिस वालों को स्टेशन के अंदर जला देते हैं, हिंसा हो जाती है। महात्मा गांधी के आंदोलन में हिंसा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या बोला, नहीं, तुरंत आंदोलन वापस, मेरे आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके अंतरात्मा ने अलाउ ही नहीं किया कि चाहे पूरा देश ऐसी पोजीशन पर है, चाहे सुभाष चंद्र बोस जैसे जो हमारे युवा हैं, जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा ऐसे थे कि नहीं यार ये मूवमेंट गांधी जी क्यों खत्म कर रहे हैं। पूरा देश एक बार को जो है वो महात्मा गांधी के अगेंस्ट हो गया था, पूरा देश का प्रेशर था महात्मा गांधी के ऊपर कि नहीं कोई बात नहीं, ये घटना हो गई कोई बात नहीं, हमें अपना आंदोलन खत्म नहीं करना। लेकिन महात्मा गांधी बोले नहीं, अहिंसा परमो धर्म है, मेरे आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं है। आंदोलन वापस ले लिया, उनके अंतरात्मा हिंसा को अलाउ नहीं करती। ठीक है, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं सत्येंद्र दुबे जी का। ठीक है, NHAI के अंदर करप्शन हो रहा था। ठीक है, NHAI में करप्शन हो रहा है, 2002 के आसपास की बात है। ये वहां पर काम करते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, मैं करप्शन को नहीं सहन करूंगा, मेरे सीनियर्स चाहे मुझे कितना कुछ बोले, मैं करप्शन को सहन नहीं करूंगा, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, विसल ब्लो करूंगा। इन्होंने क्या करा, एक कंप्लेन लिखी, एनोनिमस कंप्लेन थी, लेकिन उसके बाद भी इनका नाम बाहर आ गया और उसके बाद इनका मर्डर कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब क्या है कि लेकिन अपनी अंतरात्मा से कभी समझौता नहीं किया, चाहे मृत्यु हो गई पर अंतरात्मा समझौता कभी नहीं किया। ठीक है, एक और हमारे पास एग्जांपल है बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन से, IAS आर्मस्ट्रांग पेम का। ठीक है, तो आर्मस्ट्रांग पेम ने क्या किया, जो ये है ना, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर थे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट से कि यार मुझे 100 किलोमीटर की एक सड़क बनानी है, प्लीज मुझे बजट दे दीजिए। ठीक है, ये अंतरात्मा का पॉजिटिव सेंस है कि जहां आपको कोई काम करने के लिए बोलता है अंदर से कोई चीज कि नहीं मुझे लोगों के लिए काम करना है, तो फिर आप वो काम करके ही रहते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट से इनको फंड्स नहीं मिले, बजट इनको नहीं मिला,
तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एक अधिकारी होता ठीक है, नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं, मेरे कौन सा घर की खेती में घर जरूर लगाऊंगा पैसा यार, है ना। नॉर्मल अधिकारी ये सोचेगा, बोलेगा ठीक है जब पैसा आएगा तब रोड बन जाएगी। लेकिन इनको पता था कि यार ये रोड बनना जो है वो इस क्षेत्र के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्राउड फंडिंग करी, लोगों से पैसा मांगा कि अपन सब मिलके रोड बनाते हैं, ठीक है। जगह जगह जाकर फेसबुक का यूज करके, जैसे आप सोशल मीडिया के पॉजिटिव में भी एग्जांपल लिख सकते हो, फेसबुक का यूज करके क्राउड फंडिंग करी और 100 किलोमीटर की एक सड़क बनाई जिसको हम पीपल्स रोड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रियल लीडरशिप है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वेट नहीं करती, अगर उनकी अंतरात्मा कह रही है कि मुझे ये काम करना है तो फिर करना है, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं अंतरात्मा के वैसे एग्जाम्पल जो कि आप खुद से बना सकते हो और नेगेटिव सेंस में, मतलब कि जो अनैतिक आचरण को रोकती है। ये एग्जाम्पल क्या है कि ये एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, इन्होंने अपने अपोजिशन पार्टी के या फिर किसी भी व्यक्ति जिससे इनको दुश्मनी निकालनी थी उसके खिलाफ कोई झूठा आरोप लगवाया। अब झूठा आरोप लगा के आपको पता है कि एक बार जो लोग गिरफ्तारी हो गई उसकी अब चार्जशीट बनेगी और कोर्ट में पेश होगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये अब इस एसआई पर जो है प्रेशर बना रहे हैं कि आप झूठी चार्जशीट बनाओ कि ऐसे 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 हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या ये एसआई करेगी? ऐसा नहीं। ये एसआई के अंदर आत्मा किसी भी व्यक्ति, किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में किसी के भी खिलाफ झूठी चार्जशीट नहीं बनाएगी, क्योंकि अंतर आत्मा अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। ये एक और एग्जाम्पल आप पॉलिटिक्स से ले सकते हो कि मान के चलिए कोई ऐसा बिल है या कोई ऐसा विधेयक आया है जिसके पक्ष में मतदान करने में या फिर विपक्ष में मतदान करने के लिए आपकी अंतरात्मा अलाउ नहीं कर रही, लेकिन पार्टी का विप है। विप पढ़ा होगा आपने पॉलिटी के अंदर कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने विप जारी कर दिया तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही वोटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी सदस्यता चली जाएगी एमएलए की, एमपी की। जैसे लेट से एग्जांपल है कि अभी जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल था, उस पर सर्टेन पार्टीज ने अगेंस्ट में मतदान किया, लेकिन मान के चलिए जिन पार्टीज ने अगेंस्ट में मतदान किया उसमें से कुछ एमपीज ऐसे भी तो हो सकते हैं कि वो इसके अगेंस्ट में मतदान नहीं करना चाहते, उनकी अंतरात्मा अलाउ ही नहीं कर ली कि वुमेन के रिजर्वेशन के बिल पर हम अगेंस्ट में मतदान करें, ठीक है। पार्टी ने विप जारी कर दिया, तो वो लोग अगर अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते तो उस चीज पर शायद वोट नहीं करते। या फिर कोई अन्यायपूर्ण बिल आ रहा है तो आपका विप है पार्टी कि नहीं आपको वोट करना ही करना है, तो आपकी अंतरात्मा आपको रोक देगी वो काम करने से, ठीक है। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल एग्जाम में लिख के आ सकते हो, ठीक है। कंसाइंस का मैंने एक जनरल तो पढ़ लिया कि कंसाइंस से क्या पॉजिटिव्स है, लेकिन क्या अंतरात्मा से काम करना हमेशा सही होता है क्या? नहीं। देखो, अंतरात्मा की भी कमियां हैं। जैसे आपकी जो अंतरात्मा होगी वो आपकी अपनी अंतरात्मा है, उसमें सब्जेक्टिविटी और बायसनेस हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी अंतरात्मा बनी है वो आपके सामाजिकरण से बनी है, ठीक है। आपकी अंतरात्मा आपने जो बचपन से सीखा उसकी वजह से बनी है। मान के चलिए कि आपने बचपन से ही कोई गलत चीज सीख ली जो आपकी अंतरात्मा के अंदर समा गई। लेट से आपने बचपन से ये सीख लिया कि सर्टेन कास्ट के जो लोग हैं उनके हाथ से बना हुआ खाना मुझे नहीं खाना, या फिर हमारी कास्ट के लोग इन कास्ट के लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, या फिर हमने ये पढ़ लिया कि एक पर्टिकुलर रिलीजन है, इसके लोग सही नहीं होते, इनसे हमें दोस्ती नहीं करनी, इनके लिए हमें काम नहीं करना। तो ऐसा व्यक्ति अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया तो मुझे एक बात बताओ कि अगर उसको उस पर्टिकुलर समाज के लिए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए काम करना पड़ा तो उसकी अंतरात्मा क्या करेगी? अलाउ ही नहीं कर पाएगी उसको। तो ये क्या है? अंतरात्मा का नेगेटिव भी है आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कि इसमें बायसनेस हो सकती है, सब्जेक्टिविटी हो सकती है। किसी की अंतरात्मा जो है वो गरीबों को भला करने के लिए प्रमोट कर सकती है, पर मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बचपन से गरीबी देखी ही नहीं, वो अमीर ही अमीर है, उसको पता ही नहीं है क्या दुख होता है, तो वो सिर्फ क्या बात करेगा? वो सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करेगा। अगर उस इंडस्ट्रियल डिसीजन से किसी गरीब व्यक्ति का नुकसान भी हो रहा होगा तो उसकी अंतरात्मा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसकी अंतरात्मा ऐसी डेवलप ही नहीं हुई आज तक। तो सब्जेक्टिविटी और बायसनेस हो सकती है। आपकी अंतरात्मा का जो आपकी संस्थागत मानदंड है उनसे संघर्ष हो सकता है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट में जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है, हो सकता है कि आपकी अंतरात्मा उसके अगेंस्ट हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल पहले भी दिया हुआ था कि एक जैन समाज का कोई ऑफिसर है, उसको आपने मीट प्रोडक्शन का बढ़ावा देने के लिए आपने लगा दिया, तो अब उसकी जो पर्सनल बिलीफ्स हैं वो उसको अलाउ नहीं करेगी। उसके अंतरात्मा एक जीव हत्या को बढ़ावा देने के लिए
कभी भी प्रमोट नहीं कर पाएगी, लेकिन उसकी इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स हैं तो क्या होगा, उसको दिक्कत होगी काम करने में, है ना। तो अंतरात्मा की ये प्रॉब्लम भी है। फिर मान के चलिए आपने अगर आप लॉ से और किसी कानून से डिसीजन नहीं लेकर अपनी अंतरात्मा के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने लग गए तो कहीं जो है वो गलत मिसालें कायम हो जाएंगी। लेट से आपके पास कोई दंपति आए जो कि बहुत गरीब है, आपको पता है कि वो नीडी है, ठीक है, वो पीडीएस में लाभ लेने आए हैं, ठीक है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर वो एलिजिबल नहीं है। अब आपकी अंतरात्मा कह रही है कि यार डॉक्यूमेंट्स नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इनको ज़रूरत है यार, मुझे दिख रहा है, तो आपकी अंतरात्मा क्या करेगी, चलो यार इनको लाभ दे देते हैं इग्नोर करके। फिर क्या बन जाएगा, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि जिनके पास भी कागज नहीं होंगे उन सभी को लाभ मिलता जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी को लाभ दे दिया और कल को आपका सबऑर्डिनेट फाइल पुटअप कर रहा है सेम मैटर पे, तो आप कैसे मना कर पाओगे, मना कर ही नहीं पाओगे। वो बोलेगा सर आपने उनको भी तो लाभ दिया था। क्या बन जाएगी, ये एक प्रथा ही बन जाएगी कि बिना कोई कागज के या फिर बिना कुछ कागजों के भी हम लाभ दे सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, एक रॉन्ग प्रेसिडेंट्स जो हैं वो आपकी अंतरात्मा से अगर आप डिसीजन लोगे, लॉ कानून से नहीं लोगे, तो वो सेट हो सकते हैं। कंसाइंस ही अपने आप में फॉल्टी हो, मान लो जैसे जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, लगभग वही चीज़ है। यहाँ तो सब्जेक्टिविटी थी कि किसी के की कंसाइंस की लेवल कितना किसी का कम हो सकता है, यहाँ पर कंसाइंस फॉल्टी भी तो हो सकती है। अगर आप सोचो कि अगर अंतरात्मा से ही सारी चीज़ें सही हो जाती तो क्या सरकार में इतने सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार कर पाते? उनकी अंतरात्मा क्या उन्हें मना करती है? नहीं, वो अंतरात्मा मर चुकी है उनकी। उनको हो सकता है शुरू में एक बार अंतरात्मा को उनकी अंतरात्मा उन्होंने रोका हो गया, रिश्वत मत लो गलत है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ले ली तो उसके बाद बार बार रिश्वत लेना क्या बन गई, उनकी हैबिट बन गई। अब उनकी अंतरात्मा उनको रोकती भी नहीं है, ठीक है। इसलिए अरस्तु का एक स्टेटमेंट भी है कि कोई भी जो पाप करना है ना वो पहली बार मुश्किल होता है, उसके बाद उसको दोहराना आसान होता है, ठीक है। तो कंसाइंस ही आपकी फॉल्टी हो सकती है, आपके एनवायरनमेंट, आपके डिसीजंस, आपके अपब्रिंगिंग पे बेस्ड हो सकती है। आपकी कंसाइंस में वन साइडेड व्यू भी तो हो सकता है। मान के चलिए आप बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट करने वाले आदमी हैं, या फिर मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा सोशलिस्टिक आदमी हैं, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए प्रशासन के अंदर। तो वन साइडेड व्यू नहीं चाहिए, हमें बैलेंस्ड व्यू चाहिए जो कि सबको साथ लेकर चले, जो कि एफिशिएंसी भी देखे, लीगलिटी भी देखे और पब्लिक इंटरेस्ट भी देखे। जैसा कि हमने देखा था ना, वो 8-10 पॉइंट देखे थे कि एक सही एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में ये सारे पॉइंट होने चाहिए। अगर किसी एक ही पॉइंट पे आप ज़्यादा जोड़ दोगे और बाकी पॉइंट को इग्नोर कर दो तो काम कैसे चलेगा। तो ये सब क्या हो गए, आपके कंसाइंस की कमियां हो गई, ठीक है। अब इसके बाद एक और टर्म जो कि जिस पे सवाल आ सकता है वो है क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा का संकट। अब ये अंतरात्मा का संकट क्या होता है? अंतरात्मा के संकट का मतलब ये है कि मान के चलिए किसी भी काम को करने के लिए या फिर किसी भी काम को नहीं करने के लिए आपकी अंतरात्मा आपको रोक रही है, प्रमोट कर रही है, लेकिन आपके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर इतना ज़्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आपको मजबूरीवश वो काम करना ही पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि कोई एक छोटा कर्मचारी है किसी ऑफिस के अंदर और उससे कोई गलत फाइल पुटअप कराई जा रही है, ठीक है। अब वो नहीं चाहता वो करना, लेकिन उसके ऊपर इतने बड़े अधिकारी का प्रेशर है कि उसको पता है कि अगर मैंने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो मेरा ट्रांसफ़र ये कहीं बाहर कर देंगे, मुझे चार्जशीट दे देंगे और मेरी फैमिली है मेरे पीछे, वो कैसे सर्वाइव करेगी। तो इतना बड़ा प्रेशर है उसके ऊपर और प्रेशर में वो गलत काम कर देगा। अब जब वो गलत काम कर दिया उसने, उसके बाद जो उसको फील होगा, जो उसकी अंतरात्मा से अपराध बोध फील होगा, जो उसको गिल्ट फीलिंग आएगी, वो गिल्ट फीलिंग है क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा का संकट। यानी उस स्थिति को कहते हैं जब व्यक्ति नैतिक रूप से सही और बाहरी दबाव, अपेक्षाओं या व्यक्तिगत हितों के बीच तीव्र नैतिक संघर्ष का अनुभव करता है, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा नैतिक संघर्ष हो रहा है कि यार सही तो ये है लेकिन मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इसके अंदर है, प्रेशर इस चीज़ करने में है। ये वह बिंदु है जहां पर आंतरिक नैतिक मार्गदर्शन प्रलोभन, परिणाम या सामाजिक व्यय के बंधन से टकराता है और आपको मजबूरनवश गलत काम करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक इमिग्रेशन ऑफिसर है, ठीक है, जो प्रवासी अधिकारी होता है वो है। अब इंडिया की जो शरणार्थी पॉलिसी है वो साफ कहती है कि भैया हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिपोर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे रोहिंग्या शरणार्थी को डिपोर्ट करना है। अब इनको पता है कि अगर उन शरणार्थियों को, उन संवेदनशील वर्ग को मैंने इंडिया में नहीं आने दिया, मैंने भगा दिया,
तो उनमें से कई लोगों की भूख से मृत्यु भी हो सकती है, कई महिलाओं के साथ जो है वो दुराचार भी हो सकता है, कुछ गलत घटनाएं भी हो सकती हैं। तो क्या होगा इन्हें? अब करना तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसी तो बना नहीं सकते ये, तो करना पड़ेगा। लेकिन करने के बाद जो ये फील करेंगे बाद में कि यार मेरी वजह से इतने लोगों का जीवन जो है वो खराब हो गया। ठीक है, ये एक नर्स है, कोविड-19 का टाइम है, इनको पता है कि मेरे अस्पताल के अंदर जो भी लाइफ सेविंग मेडिसिन है, ऑक्सीजन है, वो इतना नहीं है कि इन सभी मरीजों को मिल सके। ठीक है, तो ना चाहते हुए भी ये इनको बता भी नहीं सकती कि यार आपके लिए मेरे पास लाइफ मेडिसिन नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, और इसको चीज़ें मैनेज भी करनी है। इसको पता है कि मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और अगर मैं किसी एक को प्रायोरिटाइज करूंगी तो किसी और की जान जा सकती है। ठीक है, तो ये नर्स क्या फील करेगी? क्राइसिस ऑफ कंसाइंस फील करेगी कि ये चाहती है मदद करना लोगों की, लेकिन संसाधन है ही नहीं, ये खुद से संसाधन जनरेट भी नहीं कर सकती। तो जो भी था वो सब ये कर लिया इसने, लेकिन उसके बाद भी जो डिसीजन है वो क्या हो रहा है, इसकी कंसाइंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा, सेटिस्फेक्शन इसके कंसाइंस को नहीं मिल पा रहा, और क्या है, इसको अपराध बोध फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है। ठीक है, सेम बात कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सीनियर एडवाइजर है, वो आपको बोल रहा है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कोई प्राइवेट फैक्ट्री है, उसकी वजह से आपके पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, लेकिन आप जाके बोलते हो अपने बॉस को कि सर ये जो हम नदियों में बहा रहे हैं गंदा पानी, ये सही नहीं है, हमें इसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आपको बोलता है भाई देखो, अगर काम करना है तो चुपचाप करो, नहीं तो जॉब से निकल जाओ, हमारे यहाँ तो ऐसा ही काम होगा। अब वो जॉब भी नहीं छोड़ सकता, क्यों? क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, उसको उसके अपने सीनियर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस वाली सिचुएशन है। तो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में आप क्या करते हो? इमोशनल डिस्ट्रेस को फील करते हो, इनर कन्फ्लिक्ट होता है आपको, आपका वेलबींग मोटिवेशन कम हो जाता है, आपके रिलेशनशिप्स पे फर्क पड़ता है, लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं जब आप क्राइसिस ऑफ कंसाइंस की सिचुएशन को फील करते हो। ठीक है, चलिए अब मान के चलिए कि अगर आपके सामने क्राइसिस ऑफ कंसाइंस की सिचुएशन आ गई, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां पर अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो डिसीजन आप कैसे ले सकते हो, कैसे क्राइसिस ऑफ कंसाइंस की सिचुएशन से आप बच सकते हो? तो इस तरह का सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं वो लोग, यूपीएससी में उन्होंने पूछा भी हुआ है। तो ये आप कैसे बचोगे? तो बचने के लिए सिंपल तरीका है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो कि जब आप इस जॉब में आए थे तो क्या सोच के आए थे। ठीक है, अगर आप सिर्फ पैसा कमाने का सोच के आए थे तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो, पैसा कमाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा सही होगा, याद रखना एक सवाल पूछेगी यूपीएससी कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्राइसिस ऑफ कंसाइंस की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कितना सही है कितना गलत है। तो मैं दे रहा हूँ गलत का एग्जांपल कि मान लो वो सोच के आया था कि मुझे मेरे परिवार को पालना है इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वो छोड़ेगा सब कुछ, वो सिर्फ पैसा कमाएगा। और अगर मान के चलिए वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करता है, वो बोलता है कि नहीं मैं तो समाज के काम करने के लिए आया था, मेरे से गलत काम नहीं होगा, तो वो रिजाइन कर देगा, या फिर जो भी उनकी कंप्लेन है वो कंप्लेन कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आप इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हो, एथिकल गाइडेंस ले सकते हो। जैसे कि महाभारत के टाइम पर अर्जुन जो है वो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस की सिचुएशन में ही था। अर्जुन कृष्ण से क्या कहते हैं कि हे पार्थ, सामने जो लोग जिनसे मुझे युद्ध लड़ना है वो सब मेरे परिवार वाले हैं। ठीक है, मैं कैसे उनके ऊपर बाण चलाऊं? तो श्री कृष्ण ने क्या बोला था उन्हें? उसने क्या लिया? श्री कृष्ण से एथिकल गाइडेंस ली। श्री कृष्ण ने कहा कि यही तुम्हारा धर्म है। ठीक है, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। यानी क्या है, जब भी आप क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में हो तो किसी रोल मॉडल से, किसी सीनियर से, जिस भी व्यक्ति को आप मानते हो उससे एथिकल गाइडेंस आपको लेनी चाहिए। फिर कोड ऑफ एथिक्स को मानना चाहिए। मान के चलिए कि आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो वहां पर कोड ऑफ एथिक्स बना हुआ है, तो आप उसको फॉलो करो, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो। ठीक है, एंगेज इन ओपन डायलॉग। मान के चलिए कि आप किसी कंपनी के बॉस हैं, अब आपको एक टफ डिसीजन लेना है, तो वो टफ डिसीजन आप अपने आप से क्यों लेते हो? आप ओपन डायलॉग करो, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर जो भी लोग उस डिसीजन से इफेक्ट होने वाले हैं, अगर पॉसिबल है तो उन सबसे बात करो, उन सबका व्यू पॉइंट लो, क्या पता आपको कोई अच्छा पॉइंट मिल जाए। ठीक है, जैसे कि मंगलयान मिशन जब इसरो ने लॉन्च किया था, तो उस समय क्या था कि यार हम इतने कम पैसों में मंगल तक पहुंचने की वो रख रहे हैं, अगर मान लो फेल हो गए तो वर्ल्ड में कितनी बेइज्जती होगी।
हमारा जो भी पैसा सरकार दे रही है वो खराब हो जाएगा, जो साइंटिस्ट है उनका करियर खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करते थे, आपने मंगलयान मूवी देखी होगी, वो बैठ के सारे डिस्कस करते थे। जब तक वो लोग अपना अलग अलग काम कर रहे थे तब तक वो लोग किसी भी पॉजिटिव पॉइंट पे नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने साथ बैठ के डिस्कस करना स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे ही उन्होंने ओपन डायलॉग स्टार्ट किया, वैसे ही धीरे 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 काम होता गया और मंगलयान सफल हुआ। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। आपको क्राइसिस ऑफ कंसाइंस से बचना है। ठीक है, यानी ऐसा ना हो कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो आपको पता है कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, तो उसको आप पहले से दिमाग में अपने मान के चलिए कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, इससे ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। लेट्स से एक डॉक्टर है, उसको कोई सर्जरी करनी है, उसको पता है कि अगर मैं सर्जरी करूँगा तो वो मरीज मर भी सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो सर्जरी करता है। उसको वो ये एक्सेप्ट करके बैठा है कि हाँ अगर सही से सर्जरी नहीं हुई या फिर इसका लक नहीं हुआ तो ये खत्म भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हैं उसके, वो सभी आप पहले से दिमाग में एक्सेप्टेड रखो, जिससे कि बाद में आपको गिल्ट ना हो। ठीक है, समझ गए? यहां आपका कंसाइंस वाली सारी बातें पूरी हो जाती हैं। हमने कंसाइंस का मतलब समझ लिया, डेफिनेशन समझ ली, कंसाइंस कैसे पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करता है, नेगेटिव आचरण को डिमोट करता है, फिर कंसाइंस की मैंने शॉर्टकमिंग्स पढ़ ली, फिर क्राइसिस ऑफ कंसाइंस नाम से जो एक टर्म चलती है उसको मैंने समझ लिया। अगर क्राइसिस ऑफ कंसाइंस की सिचुएशन में हूँ तो मैं कैसे उससे बाहर आऊँगा उसको मैंने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, फिर हम इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो मेरे को पता है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेशन सबको आती है। सिंपल सी बात है कि आप कंप्यूटर को इतना ज़्यादा मजबूत बना रहे हो कि वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग सोच सके और ह्यूमन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके या ह्यूमन के अकॉर्डिंग टेक्स्ट जनरेट कर सके। वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, अब ये मुझे एक बात बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में करते हो तो कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या क्या उसके पॉजिटिव्स हो सकते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट इसको कैसे कैसे यूज़ कर रही है वो सारे एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं। जैसे कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपके प्रशासन में एफिशिएंसी, ईमानदारी के साथ क्या आएगी, दक्षता आएगी। दक्षता कैसे आएगी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतने सारे डेटा को लेकर आपको एफिशिएंटली रिजल्ट दे देगा और उसके बेस पर आप डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि आधार ऑडिट ट्रेल्स, आधार कार्ड का यूज करके आप जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हो, वो भी क्या है, एक तरीके से एआई का यूज है, आपकी करप्शन को कम करेगा। फिर सेकंड चीज, आपके जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और डिसीजन मेकिंग है और नीति निर्माण यानी निर्णय निर्माण और नीति निर्माण की जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा। कैसे, जैसे कि आप एक एग्जांपल दे दोगे कि नीति आयोग जो हमारा है वो वर्तमान में आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर ना उपग्रह चित्रों का उपयोग करके, यानी जो हमारे सैटेलाइट इमेजेस होते हैं ना उनको यूज करके ये देख रहा है कि कौन कौन से एरियाज जो हैं वो सोशियो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड हैं, उस अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, वहाँ के लिए प्रयास करेंगे। तो एआई क्या कर रहा है आपको, एआई आपको अच्छे नीति निर्माण के लिए, अच्छे निर्णय निर्माण के लिए एक डेटा उपलब्ध करवा रहा है। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल, हमेशा ऐसे एग्जाम्पल जो रियल लाइफ एग्जाम्पल जब आप लिखोगे ना तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। ठीक है, थर्ड चीज, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके प्रशासन में एक कंसिस्टेंसी लेके आता है। अगर आप अंतरात्मा से डिसीजन लेने लग जाओगे, हर जो प्रशासक है वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा, तो यार एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, आपके डिसीजन जो है वो अलग अलग रहेंगे। आज कोई एक अधिकारी है, 2 महीने बाद ट्रांसफर हो, कोई और आ गया, उसने अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लिया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर क्या है, एआई इनेबल्ड वीडियो एनालिटिकल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है उन्होंने जारवीज नाम से, जो क्या करेगा, जो कि जेलों के अंदर देखेगा कि कोई भी ऐसी अवैध गतिविधि ना हो। आपने देखा होगा मूवीज में भी और रियल लाइफ में भी क्या होता है कि जो हमारे जेल का नॉर्मल स्टाफ होता है उनका कैदियों से क्या हो जाता है, साठ गांठ हो जाती है, और वो कैदियों को कभी फोन उपलब्ध हो गया, कभी कैदियों की आपस में लड़ाई हो रही है। लेकिन अगर मान के चलिए हमने एआई कैमरे से निगरानी रख ली उनके ऊपर, तो क्या होगा, एकदम एआई उनको पकड़ लेगा। अगर कोई भी नेगेटिव चीज होगी तो एआई के लिए कैदी नंबर 1 और कैदी नंबर 5 दोनों क्या है, बराबर है। हो सकता है कि
जो मैनुअली हम निगरानी रख रहे हैं उसमें कैदी नंबर 1 से 60 का हो, कैदी नंबर 5 से नहीं हो, लेकिन एआई वाले में सबके लिए सब इक्वल होंगे। सेम बात ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी आपके प्रशासन में और रैशनैलिटी आ जाएगी। जैसे कि आप ई कोर्ट परियोजना में यूज कर रहे हो एआई का, ठीक है, जिससे कि आप वस्तुनिष्ठ रूप से डिसीजन ले सको किसी भी केस के ऊपर, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बेहतर नागरिक इंटरफेस, जो भी कोई आप आजकल कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स यूज करते होंगे तो आजकल हर जगह एआई चैटबॉट आ गया है, ठीक है। तो वो एआई चैटबॉट क्या कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है। तो ये भी किस वजह से हो पा रहा है, एआई की वजह से हो पा रहा है इन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे एग्जांपल दे दो, जो सरकार का उमंग ऐप है वहां पर एआई पावर्ड चैटबॉट है, ठीक है। सेम बात है, आप बोल सकते हो कि डिजिटल इंडिया के लिए और एआई फॉर गुड के लिए जो है वो ये जरूरी है। जैसे आपने ये टर्म जरूर यूज करना, रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल करके हमारा नीति आयोग का एक फ्रेमवर्क है जिसने क्या करा है, एक समावेशी और नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी है। फिर आपका जो प्रशासन है वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को बढ़ावा देगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसमें ह्यूमन एरर, मैनुअल एरर्स की संभावना है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत कम संभावना है कि कोई एरर आए, ठीक है। प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटीज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास है। जैसे कि आईएमडी अभी यूज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मौसम की जो भी निगरानी है या फिर मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए। तो अगर आजकल आप देखते होंगे कि मौसम की भविष्यवाणी भी आजकल सही आने लग गई है। अदरवाइज पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर आईएमडी ने बोला है कि आज बारिश होगी तो उसका मतलब है आज तो पक्का बारिश नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अगर आईएमडी कुछ बोलता है तो वो चीजें सही प्रूफ होती है। फिर इंप्रूविंग लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो कानून प्रवर्तन और आंतरिक सुरक्षा में सुधार, जैसे कि एआई फेशियल रिकॉग्निशन सूरत के अंदर ये लागू किया गया था कि हमने क्या कर दिया, सड़कों पर एआई रिकॉग्निशन कैमरेज लगा दिए, जिससे कि अगर कोई अपराधी होगा तो उसको वो पकड़ लेगा, ठीक है। ऐसा आप, दिल्ली पुलिस भी ऐसा यूज कर रही है क्रिमिनल्स को और लोकेट मिसिंग पर्संस को। क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए आपने जो भी कैमरा लगा रखे उनमें एआई इनेबल कर दिया, जैसे क्रिमिनल से फेस मिलता जुलता होगा वो उस व्यक्ति को पकड़ लेगा, फिर कोई मिसिंग व्यक्ति होगा तो भी उसको वो पकड़ लेगा, ठीक है। अंतिम व्यक्ति तक आप पहुंच सकते हो। जैसे कि आपको मैंने इकोनॉमी में पढ़ाया था किसान ई मित्र। किसान ई मित्र क्या था, एक एआई चैटबॉट था किसानों के लिए, यानी किसानों तक आपका एआई पहुंच सकता है। फिर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के लिए या फिर विकेंद्रीकृत शासन के लिए, जैसे कि एक एग्जांपल है सभासार का, एक एआई सक्षम टूल है जो कि क्या करता है, पंचायत बैठकों के मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार करता है। यानी आप बहुत सारे एग्जांपल्स आजकल जो है एआई का या एआई इनेबल टूल्स का जो यूज़ है वो गवर्नमेंट में किए जा रहे हैं। ये सारे एग्जांपल और पॉइंट्स आप पहले से याद करके जा सकते हो, जैसा सवाल पूछेगा वैसा इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब भाई अगर आप प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करोगे तो उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं भाई, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि आपको एथिकल व्यू पॉइंट से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इवेल्युएट करना है। तो पहली चीज़ तो क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, जो आपने उसको इन्फॉर्मेशंस दी है वो उसके ऊपर काम कर रहा है। अगर मान के चलिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन में ही बायसनेस है तो उसके रिजल्ट भी बायस होंगे। जैसे कि अमेजॉन ने क्या करा, 2017 के आसपास जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया, जितने भी सीवी आ रहे हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवेल्युएट करेगा। तो उसमें एक क्या ट्रेंड पाया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जेंडर बेस पर जो आपके सीवीज थे ना उनको फिल्टर आउट कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि कंपनी के अंदर जो मेल पर्सन्स हैं वो ज़्यादा हैं, फीमेल्स कम है। इसका मतलब ये है कि हम मेल्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब देख के अमेजॉन ने उस प्रोसेस को बंद किया, ठीक है। तो अमेजॉन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भर्ती प्रक्रिया में लैंगिक पूर्वाग्रह देखने को मिले, ठीक है। फिर इसके बाद आपका उत्तरदायित्व की कमी। मान के चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप कोई डिसीजन ले रहे हो, कल को अगर ऐसा कुछ हुआ कि कोई गलत डिसीजन हो गया, कोई गलत इंपैक्ट सामने आ गया, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, क्या प्रोग्रामर होगा, या फिर उसको यूज करने वाला ऑफिसर होगा? यानी क्या है, आप किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करोगे? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने में आपको पता नहीं पड़ता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी की कमी, ये बहुत ही अच्छी टर्म है, ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम्स। क्या पता ये टर्म आपको प्रीलिम्स में भी पूछ ले
कि ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम क्या होता है। क्या है ब्लैक बॉक्स ये एल्गोरिदम? देखिए, मान के चलिए आज आप चैट जीपीटी को या फिर जेमिनी को कोई प्रॉम्प्ट देते हो और उसका रिजल्ट आपके सामने आता है, यानी आपने एक इनपुट दिया और आपके सामने एक आउटपुट आया। अब ये बताओ, जो बीच में प्रोसेसिंग हो रही है वो किस तरीके से कर रहा है ये एआई, ये हमें कई बार नहीं पता पड़ता कि जो इंफॉर्मेशन एआई ने लाके दी है उसका सोर्स क्या है, कई बार वो शो नहीं करता। तो ये क्या है? दैट इज ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम। मतलब कि आपने एआई को कुछ इनपुट दिया, उसने प्रोसेस किया, पर उसने प्रोसेस कैसे किया, कौन से सोर्सेज यूज किए, ये आपको नहीं बताया और सीधे आउटपुट दे दो, तो क्या होगा? आपकी पारदर्शिता में कमी हो गई। ठीक है। फिर इनह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन, अमानवीय प्रशासन। अगर आपने किसी मशीन को लगा दिया डिसीजन लेने के लिए, तो क्या उस मशीन में मानवीय गुण कभी आएगा? नहीं आएगा। वही हमारा क्लासिक एग्जांपल कि पीडीएस का लाभ लेने के लिए कोई व्यक्ति आया है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या करेगा एआई? रिजेक्टेड। जबकि अगर एक व्यक्ति वहां बैठा होगा तो वो देखेगा कि यार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या ये डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं क्या। ठीक है, यानी कि ये चीज एआई नहीं कर सकता, वो नहीं देख सकता कि जो मैं एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा हूं वो व्यक्ति क्या वास्तव में नीडी है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या है? मानवीयता का गुण कभी भी एआई के अंदर नहीं आ सकता। प्राइवेसी कंसर्न्स तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट। एआई में कुछ भी आएगा कि एआई के पास अगर सरकार का इतना सारा डेटा होगा तो क्या गारंटी है कि वो डेटा जो है वो किसी और नेगेटिव सोर्स के पास नहीं पहुंच रहा होगा। क्या पता भारत सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अमेरिका तक पहुंच रहे हैं, उनके एआई टूल का यूज करने की वजह से एआई कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले रहा है, उस इंफॉर्मेशन से क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। तो प्राइवेसी कंसर्न्स आर ऑलवेज देयर जब भी आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल गैप। मान के चलिए कि आज गवर्नमेंट में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज भी हो रही है तो वो कहाँ हो रही है? टॉप लेवल पे हो रही है। दिल्ली में हो रही है, जयपुर में भी हो रही है, तो केवल टॉप ब्यूरोक्रेट्स के पास हो रही है। क्या गांव देहात का जो एक पंचायत ऑफिस है या फिर जो एक छोटा सा स्कूल है वहां पर एआई यूज हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटरनेट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर अच्छे कंप्यूटर्स ही नहीं है। तो कैसे एआई का आप यूज करोगे? ठीक है, तो एक डेटा भी है कि केवल 24% रूरल हाउस होल्ड्स में जो है वो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है इंडिया के अंदर, जबकि अर्बन एरियाज में ये 66% है। ठीक है, तो इस तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी जो है वो कमियां गिना सकते हो। अब जैसे हमने कोट्स पढ़े थे कंसाइंस के लिए, वैसे ही कुछ कोट्स हैं आपके एआई के लिए। तो एआई के चक्कर में अगर आपको कभी कंक्लूड करना है तो ये आप ये कोट यूज कर सकते हो सुंदर पिचाई का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ह्यूमन इज वर्किंग ऑन, बट इट मस्ट बी डेवलप्ड रेस्पॉन्सिबली। सुंदर पिचाई क्या बोल रहे हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो मानवता के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, लेकिन इसका विकास जो है वो आपको जिम्मेदारी पूर्ण करना चाहिए। ये कंक्लूजन में आराम से यूज हो जाएगा। या फिर अगर आपको नेगेटिव सेंस में कोई कोट लिखने हैं तो स्टीफन हॉकिंग का कोट आ जाएगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक उपकरण है, मानव बुद्धि का विकल्प नहीं है। ठीक है, सिमिलरली एक है कि आई फियर द डे that technology will surpass over human interaction and the world will have a generation of idiots। मुझे उस दिन का डर है जब प्रौद्योगिकी हमारे मानवीय अंतर समन्वय अंतर संबंधों का स्थान ले लेगी और ये दुनिया जो है वो मूर्खों से भरी हुई होगी। आपने खुद ने फील किया होगा कि आज हमारी लाइफ में कुछ भी हमें प्रॉब्लम होती है, कुछ भी हमें पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हम खुद से उस पर दिमाग नहीं लगाते, फटाफट से चैट जीपीटी पे डाल देंगे। मैथ से कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, एक बार में नहीं हुआ, फटाफट से फोटो खींची, चैट जीपीटी पे डाल दिया। अगर आप खुद से उस पर थोड़ा और दिमाग लगाते तो क्या पता वो सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो क्या होगा? धीरे धीरे जो चैट जीपीटी है या फिर जो भी हमारा एआई है वो हमारे जो जितने भी मानवीय ज्ञान है उसकी जगह ले लेगा और ये जो दुनिया है ये मूर्खों से भरी हुई होगी। ठीक है, ऐसा कहते हैं। चलिए, अब इसके बाद अगर आपने दोनों बातें कर ली कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, बीच में आप कोट भी डाल दोगे, तो फिर अब वे फॉरवर्ड क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना तो है, पर कैसे करें कि हम उसका पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिले, हमें उसका नेगेटिव इंपैक्ट्स ना हो। तो क्या करें हम? रेगुलर ऑडिट्स करें, नियमित लेखा परीक्षाएं करें। और सिर्फ ऑडिट का मतलब ये नहीं है कि उसकी कितना खर्चा हो रहा है कितना नहीं हुआ, नहीं, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, सोशल ऑडिट करें हम लगातार, उसका हम
एम्प्लॉय ऑडिट करें कि एम्प्लॉय कितना अच्छे से उस पर काम कर पा रहा है, जो एआई का यूज़ हो रहा है उसका इम्पैक्ट अच्छा है नहीं है, क्या नेगेटिव्स हैं, उसमें जो भी चेंजेस हैं वो लगातार हम करते जाएं। जैसे कि नीति आयोग की जो स्ट्रेटेजी है वो भी रेगुलर ऑडिट्स की बात करती है। हम क्या करें, एक व्यापक एआई नियामक ढांचा विकसित कर दें जिससे कि एआई का मिसयूज ना हो। जैसे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर ना एआई को लेकर अभी एक्ट और प्रोविजंस बन गए हैं, उनसे सीख लेकर हम भी क्या बना सकते हैं, एआई का एथिकल यूज करने के लिए प्रोविजंस और एक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर कोई एआई जनरेटेड इमेज है, हाँ कोई टेक्निकल एरर से क्लास स्टॉप हो गई थी बीच में। हमने पढ़ लिया था कि रेगुलर ऑडिट सबको करवानी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करा सकते हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव एआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना सकते हो, ठीक है। जैसे यूरोपियन यूनियन में क्या है, यूरोपियन यूनियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गवर्नमेंट में किस तरह से यूज़ होना चाहिए वो एक पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रखा है। वैसे ही इंडिया में हम एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे भी कि इस तरह के प्रयास जो है वो इंडिया में स्टार्ट भी हो चुके हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बात करी कि अमेजोन वाला एग्जांपल लिया था हमने कि अमेजोन के अंदर जो उन्होंने स्टार्ट किया रिक्रूटमेंट प्रोसेस एआई का यूज़ करके, तो वहाँ पर जेंडर बायस उनको मिला। तो ऐसे बायसेस को आप पहचान करो, पहचान करके उनको करेक्ट करो, ना कि आप उस प्रोसेस को पूरा खत्म कर दो। तो आप क्या करो, जितने भी अगर एल्गोरिदम बायसेस आपको मिलते हैं तो उनकी कोडिंग में सुधार करके और फिर से उसको फेयर चांस के रूप में डेवलप कर दो। एआई ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ आप करवा सकते हो, जैसे कि भी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और इवन कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी आई कॉट कर्मयोगी पर जो है साधना सप्ताह के नाम से जो है वो ट्रेनिंग करवाई थी। अगर आप लोग अगर सर्विस में हैं तो आप सभी लोगों ने भी ये ट्रेनिंग जरूर करी होगी। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स जो है वो हमें लगातार कंडक्ट करनी है एआई के ऊपर, जिससे कि जो स्टाफ है उसको रेस्पॉन्सिबली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे करना है, कैसे जो हमारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट के उनको एआई पे नहीं डालना है, बल्कि हमारे डे टू डे जनरल वर्क जो कि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है उनका यूज़, उनके यूज़ में हम एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की ट्रेनिंग इसमें दी गई थी। इसके बाद जो मैं बात कर रहा था कि इंडिया के अंदर अभी जो फ्रेमवर्क है एथिकल फ्रेमवर्क, उसको बढ़ावा देने के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, उसने एक गाइडलाइंस जारी करी है अभी रिसेंटली नवंबर 2025 में। तो क्या पता एथिक्स में या फिर जगह जगह पे एआई को जो है हमारे सिलेबस में डाला गया है, तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आ सकता है। और इवन अगर ये डायरेक्टली ना भी पूछा जाए तो कंक्लूजन में या फिर गवर्नमेंट स्टेप्स में आप ये जरूर लिख के आना, क्योंकि रिसेंटली अभी ये डेवलपमेंट हुआ है कि इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडेंस, यानी कि जो भारत की प्रशासन है, शासन है, उसके अंदर कैसे हम एथिकल एआई का यूज करें वो इस चीज को बताता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे कि 7 सूत्रास इन्होंने बताए थे एआई गवर्नेंस के, जैसे कि सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड इक्विटी, पीपल फर्स्ट। ये सब टर्म्स लगभग वही हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, कि एक एथिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कैसा होता है, इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेंट्स, ठीक है। इस तरह के 7 पॉइंट्स हैं। फिर 6 पिलर्स बता रखे हैं इन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, पॉलिसी एंड रेगुलेशन। ये ऐसा कैसा याद कर लेना, वहां जाके ऐसे डायग्रामेटिक रूप में आप इसको बना सकते हो, ठीक है। अब ये हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। पहले हमने कंसाइंस को समझ लिया, फिर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ लिया, दोनों के पॉजिटिव्स देख लिए, दोनों के नेगेटिव्स देख लिए, दोनों से रिलेटेड एग्जांपल्स देख लिए, कोट्स देख लिए, वे फॉरवर्ड देख लिया। पर अगर सवाल जैसे कि अगर कंपैरिजन पे आया तो हमें ऐसे टेबल बना के कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ही जो पूरी चीज हम पढ़ चुके हैं उसको अब हम कंपेयर फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। सेम रिपीटेशन है, बस एक कंपेयर फॉर्म में। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या है, स्वभाव क्या है इसका, एल्गोरिदम और डेटा बेस्ड है। जबकि अगर मैं कंसाइंस की बात करूं तो ये मॉरल्स पे बात करती है और वैल्यूज पे बात करती है, ठीक है। अगर मैं बेसिस की बात करूं तो इसका बेसिस है लॉजिकल्स, पैटर्न्स, जो भी आप इसमें प्रॉम्प्ट्स दोगे एआई में। जबकि यहां पर क्या होगा बेसिस, यहां पर होगा एथिक्स, एम्पैथी, इंटीग्रिटी, जिससे आपकी कंसाइंस, आपकी अंतरात्मा बनी हुई है। अगर मैं एआई की बात करूं तो एआई की स्पीड बहुत तेज है, बहुत सारा डेटा इसके पास है, स्केलेबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर मैं कंसाइंस की बात करूं तो कंसाइंस क्या है आपका, कंसाइंस आप तक सीमित है,
कोई भी कंसाइंस अगर आपका डेवलप हो रहा है तो वो एक दिन में डेवलप नहीं होगा, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है आपके कंसाइंस के डेवलपमेंट का, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो लिमिटेड टू प्रोग्रामिंग और डेटा है, एआई में जो आप प्रोग्रामिंग डालोगे वैसा डेटा आपको बाहर मिल जाएगा। लेकिन क्या अंतरात्मा में ऐसा कर सकते हो कि आज आपकी अंतरात्मा कुछ और है, कल कुछ और है? नहीं। क्या है, ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव और एडाप्टिव होती है, धीरे धीरे चीजों को लेकर ये एडाप्टिव बनती है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो कंसाइंस में आपको पर्सनल अकाउंटेबिलिटी और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मिलती है, जबकि जैसे मैंने बात करी एआई की सबसे बड़ी कमी क्या है कि अगर एआई ने कोई गलती कर दी तो फिर उसका अकाउंटेबिलिटी किसकी है? जिसने प्रोग्रामिंग करी है उसकी है, या फिर जिसने एआई को एज एन कंसेप्ट गवर्नमेंट में लाया है उसकी है, या फिर जो ऑफिसर यूज कर रहा है उसकी है, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी इसमें फिक्स नहीं हो पाती एआई के अंदर, ठीक है। सिंपल कंपैरिजन आपने इस तरीके से पढ़ लिया। फिर इसके बाद आप पढ़ सकते हो कि एआई की प्रमुख शक्तियां क्या हैं, फिर एआई की प्रमुख कमियां क्या हैं, आप कंसाइंस से कंपेयर करके बता सकते हो कि एआई की प्रमुख शक्ति है उसकी कुशलता और उसकी गति, जबकि अंतरात्मा की मुख्य शक्ति है कि वो नैतिक निर्णय लेने में एक प्राकृतिक क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो एआई में क्या बोला मैंने कि ऑब्जेक्टिविटी जो है वो काफी अच्छे तरीके से फॉलो हो सकती है, जबकि यहाँ पर क्या फॉलो होगा, यहाँ पर एम्पैथी और कंपैशन फॉलो हो पाएगा, ठीक है। एआई के पास प्रेडिक्टिव कैपेसिटी है कि वो भविष्य का सोच सकता है कि आईएमडी का, कि भाई भविष्य में बारिश कब होने वाली है, मौसम में क्या चेंजेस रहेंगे, इस बार एल नीनो आएगा नहीं आएगा। जबकि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है कि ये एथिकल डायलेमास की अगर सिचुएशन आ गई तो उसको आपको हैंडल करने में मदद करेगा, ठीक है। और बाकी जैसे हम वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं लगभग, जैसे डेटा प्रबंधन कर सकते हो, यहाँ पर स्पष्ट जवाबदेही होती है, वही सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन शॉर्ट यानी क्या है, आप समझ गए कि एआई और कंसाइंस दोनों की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, ठीक है। तो करना क्या है, करना ये है कि हमें एआई और कंसाइंस इन दोनों का यूज करना है। हम क्या बोलेंगे एंड में कि एआई और कंसाइंस ये अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो एक दूसरे के संपूरक हैं। एआई की जो कमियां है वो कंसाइंस पूरी कर देगा, कंसाइंस की जो कमियां है वो एआई पूरी कर देगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो एआई है वो कैपेसिटी को बढ़ाता है और कंसाइंस जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। दोनों क्या है, अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, ठीक है। मानव को लूप में ले आओ, नैतिक एआई ढांचा बना लो, प्रशासनिक प्रशिक्षण कर दो, संस्थागत जांच और अंतरात्मा के साथ एआई, इस तरह के टर्म्स आप वे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और फ्रेमवर्क आप यूज कर सकते हो जो कि मैंने क्यूबिट में ही बताया था, क्या कि कहीं पर भी आपको ऐसा मिले कि कोई भी दो चीजें हैं उनको साथ लेके चलना है, तो एक एग्जांपल दे दो आप कार वाला, कि अगर कोई एक कार है तो उसका जो इंजन है वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो उसका स्टीयरिंग है वो आपकी कंसाइंस है, ठीक है। यानी कार कैसे चलती है, इंजन से और स्टीयरिंग से, कि इंजन तो उसको पावर दे रहा है, बूस्ट दे रहा है, जबकि स्टीयरिंग उसको सही दिशा में लेके जा रहा है। तो आप इसे लिख सकते हो कि जो हमारे लोक प्रशासन रूपी कार है, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंजन के रूप में काम कर सकता है, और जो आपका कंसाइंस है वो आपके स्टीयरिंग के रूप में उसको सही दिशा प्रदान कर सकता है। इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो इनोवेटिव रूप में, ठीक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो यूपीएससी में आए हुए सवाल हैं उनको हम ब्रीफली समझ लेते हैं कि हमने जो आज पूरी डिस्कशन करी, ठीक है। अब क्योंकि आरएएस में ये टॉपिक नया है लेकिन यूपीएससी में ये सवाल आए हुए हैं, और मैंने आपको एक बात और बोली थी स्टार्टिंग में कि यूपीएससी का मैं एक आपको ऐसा पीवाईक्यू दिखाऊंगा जहां से शायद ये टॉपिक आरएएस में इंक्लूड किया गया है। तो 2024 में एक सवाल आया था यूपीएससी के अंदर, सेम उसी पैटर्न पे सवाल है जो कि आरएएस में टॉपिक ऐड हुआ है। इन्होंने बोला द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस as a dependable source of input for administrative rational decision making is a debatable issue। मतलब प्रशासनिक तर्क संगत निर्णय लेने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में उपयोग करना एक विवादास्पद मुद्दा है। नैतिक दृष्टिकोण से इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करना था, क्रिटिकली एग्जामिन करना था। कौन से दृष्टिकोण से, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वही बात कि एडमिनिस्ट्रेशन में एआई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए 2024 में। अगर इसका आंसर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, पहली बात तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, इस क्वेश्चन के मेजर दो पार्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉजिटिव पॉइंट क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, और साथ में आप कंसाइंस वाले रोल को भी यूज कर सकते हो अगर आरएएस में ये सवाल आता है, क्योंकि टॉपिक हमारा कंसाइंस से मिला के दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम ब्रीफली बता देंगे कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज यूज कर रहे हैं प्रशासन के अंदर, फिर हम उसके पॉजिटिव्स बता देंगे
पढ़ेंगे पहले पार्ट के अंदर विद सारे एग्जाम्पल जो मैंने बताए थे आपको, कि नीति आयोग कैसे IIT दिल्ली के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, कैसे किसान ई मित्र जो है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ऐसे करके आपने 6-7 पॉइंट पॉजिटिव में बता दिए। फिर आप चैलेंजेस में बता दोगे कि पर्सनल इसमें जो है वो बायसेस हो सकते हैं, इसके अंदर जो है वो इसका अपने प्राइवेसी का इशू है, या फिर इसके अंदर जो भी इश्यूज हमने पढ़े विद एग्जांपल्स आप बता सकते हो। फिर एंड इसको आप एक कोट से कर सकते हो, जो हमारा सुंदर पिचाई वाला कोट था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा अभी डेवलपमेंट है ह्यूमैनिटी का, लेकिन आपको इसको जिम्मेदारी पूर्व विकसित करना है। और एंड में जाके आप जो हमने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नवंबर 2025 का पढ़ा, किस तरीके से हम एक गाइडलाइंस लेके आए, उसको भी आप कोट कर सकते हैं। आसानी से ये सवाल अगर आज की तारीख में इस तरह का सवाल RS में आता है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 2021 में आया था एक सवाल कि अंतरात्मा के संकट की स्थिति में, यानी कि पहली बात तो अगर ये टर्म ही नहीं पता होता हमें क्राइसिस ऑफ कंसाइंस तो हम कैसे करते, तो टर्म हमने पूरी समझ ली। अंतरात्मा के संकट की स्थिति में क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता नैतिक या सैद्धांतिक रूप से समझौता किए बिना उन संकट से उभरने में मदद करती है क्या? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मतलब क्राइसिस ऑफ कंसाइंस सिचुएशन से अगर आपको बाहर निकलना है तो क्या इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी हेल्प कर सकती है, वो भी विदाउट आपके एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स को प्रभावित किए। जैसे मैंने क्या बोला कि अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गए, मान के चलिए आप प्राइवेट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में आप फंस गए कि आपका सीनियर बोल रहा है कि यार एनवायरमेंटल अगर हम नुकसान पहुंचा रहे हैं तो पहुंचा रहे हैं, ठीक है, हमको केवल पैसा कमाना है और अगर तुम्हें इस जॉब में रहना है तो चुपचाप बैठो और काम करो। ठीक है, अब फिर आप सिचुएशन में हो कि यार मैं इनकी कंप्लेन करूंगा तो मेरी जॉब चली जाएगी। ठीक है, तो अब आप इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ काम आएगी? अब यहाँ पर आप सेल्फ अवेयरनेस करोगे पहले। ठीक है, पहले आप देखोगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे कि मैंने ये जॉब ज्वाइन क्यों करी थी। अगर आपकी कंसाइंस जो है, अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी कंसाइंस को ये कह के चुप करा देता है कि यार कोई बात नहीं, अपने को तो वैसे भी पैसा कमाना था ना, अपन पैसा कमाने के लिए जॉब में आए थे, तो क्यों अपन फालतू का दिमाग लगा रहे हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव में तो आएंगी ही सारी चीजें, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों बातें यहाँ पर आपको लिखनी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सॉल्व कैसे करेगा। वो तो सारे इमोशनल इंटेलिजेंस जो 5 पॉइंट है उनको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, लेकिन नेगेटिव के अंदर भी आपको इस तरह के एग्जांपल लिखने पड़ेंगे और फिर कंक्लूजन में आप वही बात लिख दो कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ एक एबिलिटी है। उस एबिलिटी का यूज आप पॉजिटिव सेंस में कर रहे हो या नेगेटिव सेंस में कर रहे हो, या आपके जो अंदरगत ह्यूमन वैल्यूज है वो डिसाइड करेंगे, आपकी कंसाइंस की कितनी मजबूती है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर तीसरा क्वेश्चन था कि नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में क्या कानून, नियम और विनियमों की तुलना में अंतरात्मा अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है क्या? एक्चुअली में यूपीएससी के अंदर जो टॉपिक है वो इस तरह से दिया हुआ है कि लॉ, रूल्स एंड कंसाइंस किस तरह से आपके एथिकल डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे कंपेयर जो कंसाइंस से कर रखा है वो लॉ और रूल्स और रेगुलेशन से कर रखा है। सेम हमने एआई से कर रखा है, तो हम लॉ रूल से भी कर सकते हैं इसका कंपैरिजन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम कंसाइंस की डेफिनेशन दे देंगे पहले तो, फिर कंसाइंस के बारे में वही डायग्राम बना देंगे। ठीक है, छोटा सा डायग्राम एकदम शॉर्ट में। फिर आप बता दोगे कि लॉ, रूल्स और रेगुलेशन से कंसाइंस बेहतर है क्यों। ठीक है, कि लॉ और रूल्स रेगुलेशन कम ही बताओगे कि लॉज और रूल्स और रेगुलेशन पे ही अगर आप रह गए तो आप ह्यूमनिस्टिक चीज़ों को भूल जाओगे। ठीक है, आपके लिए क्या हो जाएंगे, मीन्स भी आपके लिए क्या हो जाएगा, कानून पालन करना ही अंतिम उद्देश्य हो जाएगा। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिविटी की नेगेटिव जो बताते हो ना, वही यहाँ पे लॉ, रूल्स और रेगुलेशन के नेगेटिव बताओगे। फिर कंसाइंस की क्या पॉजिटिव्स है वो बताओगे, फिर कंसाइंस के नेगेटिव्स बताओगे और एंड में क्या कर दोगे, एक बैलेंसिंग कंक्लूजन लिख दोगे। ठीक है, चलिए 2013 में बहुत बड़ा कुछ सवाल आया था कि अंतरात्मा की आवाज से आप क्या समझते हो और अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए आप स्वयं को कैसे तैयार करते हो। ठीक है, अब आप डेफिनेशन बता दोगे, डायग्राम बना दोगे। अब अगर ये सवाल है कि अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हो, तो क्या बोलोगे आप, इमोशनल इंटेलिजेंस सर, कि मैं अपना इंट्रोस्पेक्शन करता रहता हूं। ठीक है, मैं अपनी कंसाइंस को दबने नहीं देता, मैं अगर मेरी कंसाइंस कोई बात बोल रही है तो मैं फर्स्ट टाइम में उसकी बात सुन लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति है तो फर्स्ट टाइम जब उसने रिश्वत ली होगी तो उसकी कंसाइंस ने मना किया होगा, लेकिन उसने कंसाइंस को दबा दिया, रिश्वत ले ली, तो सेकंड टाइम उसकी कंसाइंस ने कुछ नहीं बोला, अब उसको आदत पड़ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें पॉइंट्स बना सकते हो। फिर अगला एक सवाल आया है, व्हाट इज मेंट बाय क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, हाउ डज इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द पब्लिक डोमेन। फिर वही अंतरात्मा का संकट क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में कैसे होता है, तो ये हम पूरा तरीके से हमने पढ़ी रखा है कि अंतरात्मा का संकट डिफाइन कर देंगे और कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में ये सिचुएशंस उत्पन्न होती है वो बता देंगे, और
चाहे पूछा नहीं है पर फिर भी इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो भी हम कंक्लूजन में या उससे जस्ट पहले वे फॉरवर्ड के रूप में बता सकते हैं। एक बहुत बढ़िया सवाल ये है 6 नंबर वाला। इस तरह के सवाल ना एग्जाम हॉल में आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि अंतरात्मा का संकट क्या होता है, आप डिफाइन कर दोगे। आपके जीवन की एक घटना का वर्णन कीजिए जहां आप ऐसी सिचुएशन से गुजरे और आपने समाधान कैसे किया। अब सेम सवाल मेरा आपसे है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या कभी आपने क्राइसिस ऑफ कंसाइंस को फील किया है। क्या फील किया है तो फिर आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, आपको खुद से एग्जाम्पल बना के लिखना पड़ेगा। क्योंकि मान के चलिए ऐसी कोई घटना आपके साथ नहीं हुई हो तो फिर क्या करोगे आप। तो आप एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बता सकते हो कि कॉलेज लाइफ के अंदर जो है मान के चलिए कि कोई पेपर लीक आपको मिल रहा था। अब आपकी सिचुएशन ये बन गई कि आपने गलती से वो पेपर ले लिया और लिख दिया आपने, ठीक है। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस सिचुएशन बन गई, आपको बाद में फील हो रहा है कि यार मैंने ये पेपर क्यों लिख दिया। तो आप कैसे निकलोगे सिचुएशन से, आपने जाके सरेंडर कर दिया कि सर मेरे से ये गलती हो गई, ये पेपर में आप मेरे को बैक लगा दो, फेल कर दो। मैं अपना ऐसे करके कुछ बना सकते हो, झूठी कहानी है ना, सच्ची कहानी तो क्या बनेगी। अगर सच्ची कोई कहानी है तो आप बताओ जरूर कमेंट बॉक्स में, कभी आपने क्राइसिस ऑफ कंसाइंस फील किया है और कैसे आप उस सिचुएशन से बाहर आए हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लिखने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि देखो प्रैक्टिस करने से ही चीजें होंगी। सब लगभग हमने पढ़ रखा है ना, वहीं से कुछ ना कुछ आएगा। थोड़ा बहुत आपको प्लस माइनस करना है, वो एथिक्स में हमेशा करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होगा कि क्लास में मैंने पढ़ा दिया वही के वही पॉइंट जाके आप लिख के आ जाओगे, नहीं। वो जो पॉइंट्स हैं वो केवल आपका कच्चा माल है। उस कच्चे माल को कहाँ कहाँ से आपको यूज करना पड़ेगा, कहाँ पे पढ़ाया हुआ एग्जाम्पल कहीं और भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन पूरा हो जाता है। क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको एथिक्स से रिलेटेड और क्या चीज़ें चाहिए, कोर्स अभी चाहिए या जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये अभी तो हम नए टॉपिक्स तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा अगर चाहते हैं कि पूरा फाउंडेशन तेज सिविल्स आपको बिल्कुल कम प्राइस में पढ़ा दे तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके अलावा अभी क्यूबिट भी चल रहा है, उसमें भी अभी हम एथिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ऑफलाइन भी आ सकते हो और ऑनलाइन भी लिखते बेच सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में इस सीरीज के।